चलिए आज हम लोग सीखेंगे मिलके और बातचीत करेंगे किस पे, हिंदी पे। और हिंदी क्या है ये आपको पता होगा। हिंदी जो है वो एक सब्जेक्ट है और हिंदी एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो हम इस लैंग्वेज को आज के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, हिंदी के रूप में। देखिए हिंदी कहाँ बोली जाती है। हिंदी जो है वो हमारे इंडिया में बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाती है, बांग्लादेश में बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। वैसे पूरी दुनिया में बोलते हैं लेकिन मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान में बोलते हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था। और हिंदी क्या है, मैं फिर आपसे पूछूंगा हिंदी क्या है। एक हमारी भाषा है और अभी हम हिंदी को किस रूप में पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट के रूप में। तो आप लोगों को क्या ये बात पता है कि हिंदी जो शब्द है ये कौन सी भाषा से निकला? हाँ, जो हिंदी नाम है हिंदी का वो हिंदी भाषा का नहीं है। ये आपको सुन के बहुत ज्यादा हैरत होगी। हिंदी का अपना नाम जो है वो फारसी भाषा से निकला हुआ है, फारसी भाषा का नाम है। ये आपने बहुत टीचरों से पढ़ा होगा कि सिंधु नदी, उनसे सा नहीं निकलता था, हा निकलता था। ये बहुत सी कहानियां, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। सिर्फ ये समझ लीजिए फारसी लोग थे, फारस ईरान के रहने वाले, उन्होंने इसको, इस भाषा को क्या नाम दिया, हिंदी। तो फारसी भाषा का शब्द है और किन्होंने दिया था, ईरानियों ने दिया था। ईरान देश के लोग हैं, उन्होंने। दो बातें क्लियर हुई कि जो हमारा हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का है। और किन लोगों ने ये दिया, कौन से देश के लोगों ने दिया था, ईरान के लोगों ने दिया था। या प्राचीन नाम उसका जो है फारस। तो फारस के लोगों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी। हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा। हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा, ठीक। तो नंबर एक, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। दूसरी बात हम लोग आज क्या सीखेंगे कि हिंदी जो भाषा है वो कहाँ से निकली है, या हिंदी पैदा कहाँ से हुई है, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हिंदी की माँ कहते हैं संस्कृत को। और भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है भारतवर्ष की, वो कौन सी है, संस्कृत। और संस्कृत से कौन सी बनी, फिर पाली। आप लोगों को ये बातें तो पता होंगी। पाली नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए या मेरे साथ साथ याद करते चलिए कि पहली भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, और प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आती है आपकी, अपभ्रंश। अपभ्रंश आती है या अपहंट आती है? हाँ, अपभ्रंश ही आती है, अपभ्रंश। और एक होती है आपकी अपहट। फिर इसके बाद आती है आपकी हिंदी, जो हम लोग सीखेंगे। तो इतने क्रम हैं, कौन सा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहष्ट और हिंदी। अब देखिए मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊं और जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। देखिए काम के सब है, आप ये सोचिए कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं तो आप ये चीजें छोड़ दीजिए। यूपीएसआई में वो कोशिश करता है कि आपसे बेस के सवाल ही पूछे, वर्णमाला के भी पूछे और सबके पूछे, क्योंकि 25% आपकी हिंदी आती है। देखें, ये आपको पता है, ये मैंने अभी आपको बताया, और ये भी बहुत से बच्चों को पता होगा क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। मैं आपको कोई बहुत बड़ा टीचर बन के या कोई बहुत खास बातें जो मैं आपको समझा दूं, ऐसा नहीं होगा। बस मैं आपका रिवीजन और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। देखिए, और हिंदी कौन सी भाषा से निकली है, संस्कृत भाषा। तो अगर हिंदी की माँ कहें हम, कौन सी भाषा है, ये है आपकी संस्कृत, भारत की सबसे प्राचीन भाषा। अब देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा था और मैंने ये बातें स्टार्ट कर दी। कोई भी भाषा होती है वो 50 साल तक स्टार्ट होती है, यानी जन्म लेना स्टार्ट करती है, वो समाज में घुलना स्टार्ट होती है हल्के हल्के। फिर वो 50 साल तक खूब चलती है, यानी वो भाषा पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद अपने पीक पे आती है, उरूज पे आती है, सबसे बड़ी मंजिल पे पहुंचती है। फिर 500 साल, यानी 500 साल तक वो पनपती है। 500 साल तक फिर वो खूब ज्यादा बोली जाती है, और 500 साल तक वो खत्म होने की कगार पे होती है। फिर इसके बाद वाला जो 5 साल स्टार्ट होता है, कोई नई भाषा बोली जाना स्टार्ट हो जाती है, या इसमें बदलाव आना स्टार्ट होते हैं। और बदलाव वो ऐसे होते हैं कि वो इसका पुराना नाम रहते ही नहीं और उसे नया नाम दे दिया जाता है।
तो ये आपको बहुत मैंने बड़ी बात बताई, बहुत नॉलेज की बात है अगर आप लोग हिंदी का ज्यादा ज्ञान रखना चाहते हैं अपने पास तो। जैसे देखिए आज हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, अब हिंदी यहाँ पर है और एक दौर हिंदी का यहाँ आएगा और फिर यहाँ से कोई भाषा स्टार्ट होगी। क्या आपको शक नहीं है कि कौन सी भाषा यहाँ स्टार्ट होने वाली है? क्या पता ऐसा ना हो, लेकिन हम लोग एक तुक्का मार सकते हैं कि एक भाषा ऐसी है जिसका नाम है इंग्लिश, शायद वो यहाँ से शुरुआत हो जाए, फिर वो यहाँ पर 5 साल तक खूब जिए और फिर वो 500 साल तक जिए और फिर वो 500 साल बाद वो भी खत्म हो जाए, फिर ये दुनिया का चक्र चलता रहेगा और पता नहीं कौन कौन सी भाषा होंगी। अच्छा, इसका तुक्का हम लोग कैसे माने? क्या आप लोग मुझसे इस बात का एग्री करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं हम उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पसंद करते हैं, अगर वो हमसे इंग्लिश में बात करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, और अगर वो सेब को सेब ना कह के एप्पल कहे तो हम कितना खुश होते हैं। ये खुशी और यही प्रमोशन इनडायरेक्टली हम हिंदी को भूल के इंग्लिश को दे रहे हैं। ये हमारी गलती समझे को समझे, लेकिन ये वाली चेन शायद आगे बढ़ सकती है। चलिए खैर, ये बातें तो मैंने आपसे कर ली और इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हिंदी जो है वो क्या पूरे भारत में बोली जाती है? तो अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं कंपटीशन की तो आपको पता होगा कि पूरे भारत में नहीं बोली जाती। देखिए, अगर हमारे हिंदुस्तान का नक्शा, हमारे प्यारे भारत का नक्शा ये है, मुझे नक्शा अच्छा बनाना नहीं आता तो हंसे नहीं और इस पर गौर ना दे, बस अपने माइंड को इधर कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए, अगर यहाँ पर है यूपी, संभाल दूं थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं समझेगा। अगर यहाँ है यूपी, तो अब आप यूपी को केंद्र बिंदु माने और चारों तरफ ऐसे घूम जाएं। अब जितने भी स्टेट यूपी से चिपके हैं, यूपी से चिपके हैं आपके 9 स्टेट और एक प्लस यूपी खुद, तो कितने हो जाएंगे? ये आपके 10 स्टेट के अंदर हिंदी बोली जाती है। और ये पता है आपको कि साउथ वाले एरिया है, यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोली जाती है। ये वाला आपका मराठी वाला एरिया है, ये आपका गुजराती वाला एरिया है और ये हमसे चिपक गया, तो ये हिंदी है कौन सा? राजस्थान वाला, ठीक है। फिर हरियाणा वाला, फिर आपका उत्तराखंड और हिमाचल, 1 2 3 4, फिर आपका यूपी और यूपी के बराबर में आपका झारखंड, फिर आपका छत्तीसगढ़ और फिर आपका ये, आप गिन लीजिए टोटल बैठेंगे आपके कितने? 10 स्टेट में हिंदी बोली जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कितने स्टेटों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी स्टेट कितने हैं? तो हिंदी भाषी राज्य जो है वो हमारे 10 हैं, यूपी को लगा के। और यहाँ पर एक छोटा सा आता है जो हमारे भारत की राजधानी है जिसका नाम है दिल्ली, तो एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है, इसको लगा के 10 है। अच्छा, आप ये समझ गए। अब जैसे बच्चा कुछ समझदार होता है, या आप या मैं, हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो कुछ बहस हो जाती है, बातें आगे बढ़ती हैं। वो क्या होती है, देखिए कैसे। क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है या हिंदी मातृभाषा है या हिंदी राजभाषा है? आप किस पे जाना चाहेंगे और आपके हिसाब से कौन सी, आपने दिल में रख लीजिए और फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा तथ्य के साथ कि हाँ कौन सी भाषा कौन सी होती है और कौन सी भाषा कौन सी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज राष्ट्रीय होने के लिए लगभग ये माना जाता है कि 90% लोग उसको बहुत सही से जानते पहचानते हैं और दिल से कबूल करते हो। हालांकि हिंदी को सब दिल से कबूल करते हैं, लेकिन साउथ में हमें इसका विरोध देखने को मिलता है, ये बात तो। फिर मातृभाषा, कोई भी मातृभाषा, जैसे मैं आज हिंदी बोलता हूँ, क्या पता आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, या फिर मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और आप हिंदी समझ रहे हैं ठीक से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मातृभाषा, क्या पता आप अमेरिका में पैदा हुए थे और आपने अपनी माँ के पेट से दुनिया में आने के बाद अंग्रेजी को ही सीखा था और बहुत टाइम तक आप अंग्रेजी में बोलते रहे, फिर आप इंडिया आए और आपने इंडिया में जॉब लेने की कोशिश किया, किसी भी तरीके से आपको हिंदी की जरूरत पड़ी तो आपने हिंदी सीख ली, तो आपकी मातृभाषा शायद हिंदी नहीं है, या फिर मेरी ना हो। वैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने शुरू से अब तक हिंदी ही सीखी। जब मैं दुनिया में आया, जब से आज तक मैं हिंदी ही बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन क्या पता मैं नागालैंड में जन्मा होता और वहां पर इंग्लिश बोली जाती तो मेरी मातृभाषा शायद इंग्लिश होती। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपकी कौन सी है और मेरी कौन सी। मैंने तथ्य के साथ आपको बता दी और वजह भी बता दी कि मातृभाषा कौन सी। मेरी मातृभाषा जो है वो हिंदी है और जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। राजभाषा, राजभाषा वो कहलाती है जिसमें जुड़ा है राज। राज जो होता है, देश जो होता है, एक राष्ट्र जो होता है,
नेशन जो होता है, जो उसका संविधान उसको अपनी भाषा घोषित कर देता है रिटन रूप में या फिर मौखिक अगर संविधान है, तो जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो मौखिक है, वहां पर मौखिक रूप से ये बात कह दी जाएगी कि हमारी राजभाषा ये तो मानी जाएगी। तो हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। तो अगर आपसे ऑप्शन आए और 4 ऑप्शन हो, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा, तो जो हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और अगर आपको ये जो वीडियो है नेक्स्ट टाइम देखना हो और बातें सही लगती हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना फिर वीडियो को ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो मैंने बताया कि इन लोगों की मातृभाषा शायद ये ना हो, जो साउथ के हैं, फिर इधर मराठी बोली जाती है, फिर गुजराती बोली जाती है। ठीक है, मैं आपको ये सब कुछ समझा चुका हूँ, मातृभाषा का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया, राष्ट्रीय भाषा, और मैंने बताया कैसी भाषा की उम्र होती है। 500 साल तक वो जन्म लेती है, 500 साल तक वो फलती फूलती है, फिर वो 500 साल तक अपने ढलान पे आती है, फिर उस बीच एक नई भाषा पनपने लगती है। जैसे मैंने आपको इशारा दिया, वो भाषा कौन सी बन सकती है, शायद ना बने इंग्लिश, क्योंकि हमारी हरकतें हमें ऐसी लग रही है कि हम लोग उस इंसान को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो इंग्लिश समझता या बोलता है। मैंने आपको ये भी बताया कि हिंदी भाषी राष्ट्र कितने हैं, तो हिंदी भाषी राष्ट्र कितने हैं, 10। हिंदी की माँ कौन सी भाषा को कहेंगे, आप संस्कृत भाषा को कहेंगे। और क्वेश्चन खूब आता है, क्रम पूछ लेता है कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अपहंठ आई, फिर उसके बाद हिंदी आई, और सबसे बड़ी बात खड़ी बोली के जनक। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, और ये हाँ आपको ध्यान देना होगा, आपसे ये पूछ सकता है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। खड़ी बोली यानी जो हम लोग अब बात कर रहे हैं, इसमें कोई अगर क्षेत्रीय भाषा ना मिला जाए, क्षेत्रीय भाषा बहुत सी ऐसी होती है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ना जा रहा है, ऐसे होती हैं, कहाँ को जा रहे हो, कहाँ को ना जा रहे हो। जैसे मुरादाबाद है, बिजनौर है, या बरेली की जो अपनी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो मेन खड़ी बोली है, जैसे हम लोग जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं, इसे कहते हैं खड़ी बोली, और यही प्योर हिंदी है। और इसका जनक किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है अमीर खुसरो जो हैं, उन्हें इसका जनक कहा जाता है। समझे आप लोग? तो खड़ी बोली का जनक कौन है? अमीर खुसरो। ये कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। किसने इसे नाम दिया? ईरानियों ने दिया था। हिंदी भाषा की माँ कौन सी है? संस्कृत है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। ठीक है, फिर संस्कृत आई, फिर पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अपहट आई, और अब हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और कितने स्टेट है मैंने आपको नक्शे में बताया। यूपी को बीच में रखिए और प्रकार की तरह एक गोला घुमा दीजिए। जो भी स्टेट यूपी के पड़ोसी हैं, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी हैं, केंद्र शासित प्रदेश लगा के, टोटल यूपी को लगा के बैठते हैं 10, यानी केंद्र शासित प्रदेश को लगा के और यूपी को लगा के टोटल हिंदी भाषी प्रदेश कितने हैं? 10 है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि मातृभाषा क्यों नहीं है, क्या वजह होती है, और फिर राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, सारी मैंने आपको चीजें बताई। जब हम इनसे आगे बढ़ जाएं और अपनी भाषा को इतना समझ चुके हैं, ये आप हिंदी की जीएस समझ लीजिए कि आपको इतना आने आना चाहिए। अब देखिए, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? उसका नाम है आपका वर्ण, वर्णमाला। ये मैं आपको अभी काफी पढ़ा दूंगा, और फिर मैं इसको बाद में आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर आपको यहाँ तक दिखता हो तो अगर हम किसी भी भाषा को जानते हैं, पहचानते हैं, या हम उसे सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हम किसी भी स्तर के इंस्टीट्यूट में जाएं, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो मदरसा हो, कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, आप जिस भाषा को सीखेंगे, उस भाषा को सीखने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है वर्णमाला। और इसे शुरुआत के दिनों में जब हम बच्चे होते हैं, इसी को सबसे ज्यादा रटने में और समझने में दिक्कत होती है। हम समझ जाते हैं, फिर इतनी परेशानियां नहीं आती। तो हम जो कहेंगे आपसे आगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि वर्ण क्या है। जो वर्णमाला है, माला छोड़ दी, वर्ण होता क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, या सिर्फ इकाई कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, लिखित इकाई जो है वो वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? आपका वर्ण है। अच्छा, अगर वो पूछ ले, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि
यूपीएसआई में बहुत सही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये तो हो गई लिखित। अगर मैं कह दूं तो मौखिक, तो मौखिक इकाई जो है वो क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है, क्योंकि हम किसी भी अक्षर को पहले जब बोलते हैं तो अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, फिर वो उसकी शुरुआत होती है। तो मौखिक इकाई जो है वो आपका ध्वनि है, और जो लिखित में है वो आपका वर्ण है। चलिए अब हिंदी में थोड़ा सा और आगे बढ़े। बिल्कुल बेस, बिल्कुल बुनियाद हमने सीखना स्टार्ट की, क्योंकि सबसे छोटा रूप क्या होता है, वर्ण। देखिए वर्ण, और वर्ण से बड़ा क्या होता है, शब्द, और शब्द से मिलके फिर आपका पैराग्राफ बनता है, फिर बहुत से पैराग्राफ मिलते हैं तो एक चैप्टर बनता है, और जब बहुत से चैप्टर जिस जगह मौजूद होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसे हम किताब कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं। देखिए वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वर, और दूसरे प्रकार के होते हैं आपके व्यंजन। देखिए स्वर कितने होते हैं आपके, स्वर होते हैं आपके 11। देखिए यूपी ट्रिपल एससी और यूपी के जो और एग्जाम है उनमें स्वरों को जो है वो कितना माना गया है, 11 माना गया है। लेकिन जो पुलिस का एग्जाम है, यूपीएसआई का जो आप पिछला एग्जाम देखेंगे तो वहां पर इन्होंने स्वर को कितना माना है, 13। तो आपको ये समझदारी से भी क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा कि अगर यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठे हैं आप, तो उसने स्वरों की संख्या पूछ ली तो आपको 13 बतानी है। और आप यूपी के कोई अदर एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी है और इसके कुछ जुड़े हुए एग्जाम है यूपी से, और वैसे भी हिंदी कुछ पूछे तो आपको वहां पर 11 स्वर बताने हैं। लेकिन यूपी में, क्योंकि पिछली बार जब इस पर विवाद हुआ था तो बोर्ड है उसने 13 स्वर माने थे, और अगर वो अब दे दे और अब 11 को ठीक मान ले तो इसका एक रास्ता होता है कि आप इस को लेके कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि इन्होंने पिछली बार ये माना था तो हम ये पढ़ के आए, हमने ये टिक लगाया, तो वहां बोर्ड की गलती ठहराई जाएगी और आपको जॉब मिलेगी। मुकदमे इसी बेस पे जीते जाते हैं। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है आंसर की देखने से कि आपके साथ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके तरीके से ठीक है, और आपको उसका प्रमाण पता है कि इस तरीके से, इस स्रोत से मैं इनकी सही होने की गवाही दे सकता हूं, तो आप कोर्ट जरूर जाएं। कि कोर्ट बना है इसलिए गया है, कुछ गलतियां हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जानबूझ के कोई आपके साथ इंसाफ ना करे, तो इंसाफ देने वाला कौन होता है, कोर्ट, न्यायालय। अच्छा व्यंजन की बात करें हम, देखिए ये समझ गया, स्वर कहीं कहीं आपको मिलेंगे 11 और 13। मैंने आपको साफ साफ बता दिया, बहुत किताबों में मिलता है, बहुत टीचर आपको समझाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं 11 कहाँ लगाना है और 13 कहाँ लगाना है। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी दूंगा, फिर मैं अपनी बातों को सिमेट लूंगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी बातें अच्छी लगे, जो आपको कुछ नया सिखा रहे हैं, और आपको मैं बातें करके अगर समझाने में और याद कराने में कामयाब हूं, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा साथ दें इस चैनल को आगे बढ़ाने में। देखिए अब व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो आपको देखिए, अगर हम 11 होते हैं ना ये, इनमें से दो अंग और अंगा जो हटा देते हैं तो 13 होते हैं। अभी हम 13 माने, और वर्ण होते कितने हमारे पास, 52। अब अगर हम इसमें से 52 घटा दें तो हमारे पास कितने बचेंगे व्यंजन, हमारे पास व्यंजन बचना चाहिए 12 में से 9 और 39 व्यंजन बचने चाहिए। अब इसमें भी हम लोग सीखेंगे कि कौन सा व्यंजन क्या कहलाता है, अंतस्थ कौन सा है, संयुक्त कौन सा है, ऊष्म कौन सा है, आगत या अयोगवाह कौन सा है, ये मैं सब आपको सिखाऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लगे और आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझने में कामयाब हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आपको और चीजें आगे इसी रास्ते से बताऊं और इसी तरीके से बताऊं। थैंक यू।